वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी के अंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम टेट सीटेट पेट के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने वर्णों को समझा, वर्णों के बाद हमने शब्दों को जाना। इससे पहली वाली क्लास में हमने शब्दों के विभाजन किया था कि शब्द हमारे उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, शक्ति, सार्थक, रूपांतर, विभिन्न प्रकार से उनका हमने विभाजन किया और ये समझा कि शब्द कितने कितने वैरायटी के होते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो था उत्पत्ति। कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम तत्सम शब्दों के बारे में गहराई से अध्ययन करें कि तत्सम शब्द होते कौन कौन से हैं। तो आइए विषय पर चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। तत्सम शब्द, तो तत् देखिए आपने यहाँ पे तत्सम लिखा हुआ है, तो ता आधा ता सा मा, तो यहाँ आधा ता को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तत् प्लस सम। तो तत् मतलब वह, सम मतलब समान, मतलब वह शब्द जो अपने मूल अर्थात संस्कृत के समान हो उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में आते कौन कौन से शब्द हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पे विशेष करके पॉइंट बनाए हुए हैं, उसको हम समझते हैं कि अर्ध व्यंजन वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जो भी अर्ध व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सभी प्रायः क्या होते हैं? तत्सम। उदाहरण के लिए देखें, अग्नि हो गया, कर्ण हो गया, गृह हो गया। अगर यहाँ पे देखते हैं तो गा आधा है, आधा व्यंजन, रा आधा व्यंजन और यहाँ पे री का आधा व्यंजन स्वर हुआ है। अब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जो भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सभी के सभी जो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे विज्ञान में ज्ञा संयुक्त है, छत्री में छा भी, त्रा भी, क्षेत्र में छा, त्रा और ज्ञा में, ज्ञानी में ज्ञा। मतलब विज्ञान, छत्री, क्षेत्र, ज्ञानी, ये चारों जो शब्द हैं हमारे, ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। यदि शब्द के अंत में अड़ा हो तो भी प्रायः तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे अरुण है, पुराण है, वरुण है, ये सब शब्द क्या आते हैं? आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। अगर आप जैसे जिन शब्दों के में विसर्ग लग जाता है वो सभी भी तत्सम का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ दुख, यहाँ पे पुनः। अनुस्वार युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, जैसे संख्या और अंकित। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आधा खा भी है, तो एक आधार पे ये भी सोचिए कि अर्ध व्यंजन है तब भी तत्सम किया, और इस यहाँ पे संख्या है तो आप समझ रहे हैं अनुस्वार लगा। हलंत वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जिन शब्दों के में हलंत लग जाता है वो सभी शब्द, जैसे पाठ्य हो गया, जैसे आप अभी यहाँ पे अगर आप मम लिख दें, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसमें हलंत लग जा रहा है वो शब्द तत्सम जोन में चला जाएगा। संस्कृत उपसर्ग या प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय से शब्द बनते हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब प्रायः क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अध्यादेश, पठनी। अध्यादेश में अध संस्कृत से है और पठनी में अनीय संस्कृत का प्रत्यय से बना हुआ है, तो ये सभी क्या आ जाते हैं? तत्सम शब्द बन जाते हैं। संधि वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे आपने हिमालय में यहाँ पे देखा है कि हिमालय जो है आपकी स्वर संधि का उदाहरण है, तो हिमालय भी क्या आ जाता है? तत्सम शब्द का हिस्सा बन जाता है। अब आप जैसे हिंदू धर्म में जो संस्कृति या संस्कार वाले शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, अन्य जितने भी ऐसे संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं संस्कार युक्त, वो सारे शब्द किस में चले जाते हैं? आपको तत्सम में। वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी किस में जाते हैं? तत्सम में। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कठोर और जटिल शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे अंत्याक्षरी, जैसे उज्ज्वल। एक भाषा में कहें तो शुरू में ही ये बात को लिख दिया गया है कि वह शब्द जो अपने मूल शब्द अर्थात संस्कृत के समान होता है,
मतलब थोड़ा ही संस्कृत से चेंज होता है, लगभग समान होता है, वो सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इसमें कि हम तद्भव के बारे में समझें कि तद्भव हमारा। अब हम तद्भव के बारे में समझते हैं कि तद्भव क्या है। तत्सम के बारे में हमने समझ चुका है। जैसे तत्सम में ये था तत् प्लस सम, मतलब संस्कृत के समान वाले शब्द जो हैं वो सभी क्या हैं, तत्सम है। तो तद्भव क्या है? तद्भव के अगर भाषा में कहा जाए तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से होकर हिंदी में आए हैं वो सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत हिंदी की जननी है, लेकिन ये आधा सत्य है। मेरे शब्दों में कहें तो जो हिंदी है उससे संस्कृत का जो नाता है वो उसके माँ का नहीं, नानी के नानी का नाता है। जैसे आप देखिए कि हिंदी अपभ्रंश से निकले और अपभ्रंश प्राकृत से, प्राकृत पाली भाषा से, और पाली भाषा का जन्म, पाली भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो आप देखिए कि हिंदी की माँ कौन हुई, अपभ्रंश, अपभ्रंश की माँ कौन, प्राकृत। तो हिंदी से प्राकृत का नाता क्या हुआ, नानी का। प्राकृत की माँ कौन हुई, पाली, और पाली की से संस्कृत माँ बनी, तो प्राकृत से संस्कृत का नाता क्या हुआ, नानी का। तो हिंदी से संस्कृत का क्या हुआ, नानी की नानी। जो संस्कृत है वो हिंदी के नानी की नानी है, ना कि उसकी माता। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, और यदि वहाँ पे प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत दिया है तो कभी भी संस्कृत मत मारिए, अपभ्रंश आंसर होगा, क्योंकि उसका उससे डायरेक्ट रिलेशन है। अब जैसे कि तद्भव में ये कह तो गया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में आए हैं, मतलब होकर, उनमें जो विकृत का मतलब होता है कमी। जैसे जो जितनी टफनेस थी, जितना बोलने में उससे असुविधा होती थी, उन्हीं को सरल करते करते तो अपभ्रंश आए, अपभ्रंश को और शुद्धिकरण करके हिंदी का निर्माण किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सरलीकरण किया गया, जितना विकृत, जितना छोटा किया गया, वो सभी तद्भव बनते चले गए। जैसे अपभ्रंश शब्द सारे क्या हैं, तद्भव है, क्योंकि संस्कृत नहीं है वो संस्कृत से काफ़ी घट के आ गए, हिंदी से पहले वाले भाषा में आते हैं। तो अपभ्रंश शब्द सारे क्या हो गए, तद्भव, जिसमें गयंद मैंने एक शब्द लिख दिया है, बाकी अपभ्रंश में बहुत से शब्द हैं। अर्ध चंद्र बिंदु वाले तद्भव सारे आते हैं, जैसे आँख, चांद, कान, दांत। अगर दांत पे अनुस्वार के बजाय दांत ऐसे अनुनासिक करके अगर आप बोलते हैं तब वो वहाँ पे ऐसे भी चला जाता है। अब द्वित व्यंजन वाले शब्द, जहाँ पे अर्ध व्यंजन और दोनों सेम व्यंजन, मतलब यहाँ चा है तो यहाँ चा है, यहाँ चा है तो यहाँ चा है, यहाँ चा है, माँ है तो माँ है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ चा हो और यहाँ माँ हो जाए, मतलब सेम द्वित। तो द्वित व्यंजन होने पे जो है वो क्या हो जाते हैं, तद्भव। जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा, ये सब आ गया। उच्छिष्ट व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं, उच्छिष्ट व्यंजन सिर्फ दो ही हैं अपने यहाँ, डा, ढा। तो जहाँ भी उच्छिष्ट व्यंजन की सहायता से शब्द बनाए जाएंगे वो सभी किस में चले जाएंगे, तद्भव में। हिंदी उपसर्ग से जितने भी शब्द बनेंगे, जैसे अध से अधपका, अन से अनहोनी बनाया गया, तो वो शब्द क्या हो गए, तद्भव हो गए। हिंदी प्रत्यय से बने शब्द, अगर हिंदी प्रत्यय से कोई शब्द बना है तो बचपन, मिठास, आज से मिठास बन गया, पन से बचपन बन गया। और कहें जैसे उसमें ये था कि जितने भी कठिन और जटिल उच्चारण करने वाले शब्द थे वो सारे तत्सम हैं, तो इसमें कहा जा सकता है कि जितने भी सरल और आसान वर्तनी वाले शब्द हैं वो सभी क्या हैं, तद्भव। सूरज, घर, कमल, सरल, ये सारे शब्द में आती है सरलता और बोलने में होती है आसानी, तो ये सभी चले जाते हैं तद्भव के अंतर्गत। अब हम इसके बाद हम समझते हैं देशज शब्दों के। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति का कोई अता पता ना हो, वो पर हमारे देश में बोले जा रहे हैं, वो सभी शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का निश्चित स्रोत नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात में ये है कि ये बोलचाल के शब्दों में प्रयोग किए जा रहे हैं, इनका विभिन्न बोलियों से नाता है, विभिन्न जातियों से नाता है, और ये क्षेत्रीय स्तर पे गढ़े हुए शब्द हैं अपने द्वारा, कोई इनका मूल शब्दों से उत्पत्ति नहीं रखते हैं।
बस आवश्यकता अनुसार ये बोले जा रहे हैं हमारे प्रयोग में। जैसे आपने सुना होगा शब्द केला, कौड़ी, परवल, भिंडी, बाजरा, ताला, डोसा, इडली, चिकना, चमचमा, चूं चूं, टर टर, खटाखट, खट खट, लोटा, चुटकी, डिबिया, ठेस, खिचड़ी, खिड़की। विभिन्न शब्दों में जो ऐसे शब्द आपके तरह से होते हैं, बोले जा रहे हैं, इनका ये निश्चित नहीं है कि ये कहाँ से बोले गए हैं, इनकी उत्पत्ति का निश्चित स्रोत नहीं है, वो सभी शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो शब्द आता है वो आता है विदेशज। और विदेशज शब्दों के बारे में हम जानकारी। विदेशज शब्द क्या है कि हमारा जो देश है इस पर बहुत से देश आए और राज करके चले गए। तो जब राज करके चले गए तो उन्होंने अपने साथ में जो चीज़ें लाई तो वो केवल उनके पास शब्द ही थे और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के काम निपटाया और चले दिए। तो उनके साथ में वो हमारे शब्द यहाँ पे छूट गए, तो वो शब्द हमारे विदेशी शब्दों में अंतर्गत आने लगे। और वैसे भी जब वैश्विक स्तर पे आपके संबंध होते हैं तो उनके शब्द भी आप बोलने लगते हैं। तो विदेशी शब्द के क्या है कि ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा के उदारता से व सांस्कृतिक समन्वयों से अपना लिए गए। बाद में ये सब उदारता शब्द बोल दिया गया। बाकी मेन विषय यही था कि इतने देश का आक्रमण हुआ कि सारे देश में इतने शब्द आके छोड़े गए कि लोग अपने उस वस्तु को उस शब्द की भाषा में ना बोलकर दूसरों की भाषा में बोलने लगे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे अपने स्वतंत्र देश में हिंदी बोलना भी एक मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। मतलब इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति वेल जीनियस समझा जाता है। तो मतलब ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। आपको मोस्ट ऑफ टाइम में ऐसे लोग मिलेंगे, उनको लगता है कि इंग्लिश में हाय बोलने वाला स्मार्ट आदमी होता है। अगर वहाँ पे नमस्ते करता है, प्रणाम बोलता है, इसका मतलब है कि वो कभी पुरातन है, सनातनी है, बेवकूफ़ है। ऐसे शब्दों का लोग मन में थॉट करते हैं। खैर, इन सब शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मूल शब्द जो हमारे विषय से है उन्हें हम समझते हैं कि ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा की उदारता से एवं सांस्कृतिक समन्वयों से अपना लिए गए उन्हें विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। ये निम्न देश कौन कौन से हैं? अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, चीनी है, डच है, यूनानी है, पाश्तो, फ्रांसीसी, रूसी, इटालियन, जापानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, मैक्सियन, न जाने कितनी हैं। अभी हम जब भाषा का विभाजन करेंगे तो भाषा 10 भागों में बटी हुई है। वो 10 भाग कौन कौन से हैं उस पर भी हम बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे। तो जब भाषा का विभाजन करेंगे तब हम उन देशों को जोड़ के देखेंगे कि कौन कौन से देश, कौन कौन से किस भाषा को हम यहाँ बोलते हैं, उन सब भाषाओं को समझेंगे। लेकिन अभी भाषा से हमारा विषय नहीं है, हमारा शब्दों का विषय है, तो हम शब्दों पर बात करते हैं। तो जो शब्द हैं वो विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। जैसे आप अदालत हो गए, अमानत हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, साबुन हो गया, मेज हो गया, गमला हो गया, तमगा हो गया, दरोगा हो गया, तूफान हो गया, लीची हो गया, एटलस हो गया, टेलीग्राम, अखरोट, पटाखा, अंग्रेज, कूपन, लूना, जार, लॉटरी, रॉकेट, इंच, स्कूल, सुनामी, टमाटर, सिगार, सिगरेट, पिज्ज़ा, बेकरी, दुनिया भर के। अभी ये बात ये है, मैंने इस स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि उन्होंने इतना हमारे ऊपर प्रभाव डाला कि हाँ, अगर हम कह दें कि अमरूद का शब्द आप हिंदी में बोलिए जो यहाँ का भाषा शब्द है, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि अमरूद क्या शब्द बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये शब्द या ये वृक्ष या पौधे यहाँ से विदेश से आए, यहाँ के भी कैसे शब्द होंगे। मैं कहता हूँ कि कूपन को हमारी भाषा में क्या बोलते होंगे, तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन सरल से सरल भाषा होने के चलते हमने इसे अपना लिया। बाकी सब चीज़ें कवायद हैं। थैंक यू। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा कि हम जो है शंकर, चार को तो हम समझ सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन हम शंकर को भी समझेंगे। तो आइए हम शंकर के बारे में समझते हैं कि शंकर शब्द कौन कौन से होते हैं और क्या। उत्पत्ति के आधार पर हम चारों चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हमारे पास 3 और हैं जो उत्पत्ति तो हुई है पर अभी इनको उत्पत्ति के आधार पर ऐड नहीं किया गया है। वो 3 शब्द हमारे शंकर शब्द, अर्ध तत्सम शब्द और अनुकरण शब्द में आते हैं। ये कैसे हैं? शंकर शब्दों को ज़्यादा आप प्रचलन में सुनते भी होंगे, आप इनको समझते भी होंगे। अलग अलग भाषा को लेकर गढ़े गए जो शब्द हैं वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। उन संकर शब्दों में क्या है? जैसे आपने जिला जज सुना होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि जिला जज के अलावा आप उसको क्या कहते हैं तो आप इंग्लिश के सिवा और कोई नहीं बता पाएंगे। तो ये अरबी और फारसी 2 शब्दों से मिलकर गढ़े गए हैं। राजमहल ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं और वो 2 शब्द अलग अलग भाषा के हैं, एक हिंदी का है, एक उर्दू का है। ऐसे ही नौकरशाह है, तुर्की नौकरशाही है। विभिन्न तरह के ऐसे कई आपको शब्द मिलेंगे जो 2 अलग अलग भाषाओं से, मतलब अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ भी ऐसे शब्दों से। मालगाड़ी आपने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे शब्दों से मिलकर
अलग अलग बने हुए हैं। अर्ध तत्सम में क्या होता है कि जहाँ पे आधा तत्सम लगे और आधा तद्भव ऐसे दो शब्दों से मिलकर गढ़े जाएं, वहाँ अर्ध तत्सम कहलाता है। आपने अगिन, कारज, दई, वंश, वंशी आदि। अनुकरण शब्द मतलब एक तरह से आप इसको देशज शब्द का भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन इसे अनुकरण में ही लाया जाता है। कोई देशज शब्द का ऐसे मेन ठीक ठाक परिभाषा में नहीं अकाउंट किया जाता, तो अलग से ये अनुकरण या अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द को आप ऐसे देख सकते हैं, अनुकरणात्मक शब्द को मतलब अनुकरण मतलब इमिटेशन मतलब नकल करना, समझ रहे हैं। एक के बाद एक अनुकरण आए तो आप देखिए, धड़ यहाँ पे है, धड़ यहाँ पे भी है, खट यहाँ पे है, खट यहाँ पे है, धम धम, खन खन, फट फट, टक टक। अब इसको दोनों शब्दों को मिलाया कैसे किया, देखिए, धड़ धड़ मिला के धड़ाधड़, खट खट मिला के खटाखट, धम धम मिला के धमाधम, खन खन मिला के खना खन, फट फट मिला के फटाफट, टक टक मिला के टकाटक, झम झम मिला के झमाझम। समझ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के समन्वय को लेकर ये बनाए गए शब्द होते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर जितने भी शब्द के हो सकते हैं, उन चार के अलावा ये तीन शब्द में भी आते हैं, उत्पत्ति कह सकते हैं आप इसे। तो हमने इसको समझा। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। आप सभी व्यूअर को जो हमारा चैनल से देख रहे हैं, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन हमें एक चीज़ का हमेशा याद दिलाता है कि पाप पर पुण्य की विजय होती है, कि आज ही के दिन राम ने रावण का संहार किया। लेकिन ये हर साल जलाने का आशय सिर्फ इतना है कि आप ये भूल मत जाइएगा कभी भी पाप करते करते कि कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि जलाया नहीं जाएगा। हर समय ऐसा आएगा कि एक दिन आएगा और आप जलेंगे ही जलेंगे, और इसीलिए हर साल इसको जलाने की प्रक्रिया चली जाती है। और ये हमारे सनातन धर्म की बहुत उच्च त्योहारों में से एक है, जहाँ पे हमेशा ये दर्शाया गया है कि अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, न्याय होके ही रहे।